ओके जी, बैठ जाए शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, तो प्लीज देखें, हम एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो यस्टरडे वी डिस्कस हाइपरथायराइडिज्म वर्सेस हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज की बात की थी, हशीमोटो थायराइडाइटिस की बात की थी, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एंडोक्राइन सिस्टम, दैट इज थायराइड कैंसर। कि थायराइड ग्लैंड के अंदर कौन कौन से कैंसर हो सकते हैं, और उन कैंसर के अंदर हमने उसकी काजेस पढ़नी है, फीचर्स पढ़नी है, और इसकी मैनेजमेंट पढ़नी है, ठीक है। तो लेके थायराइड कैंसर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट इन पैथोलॉजी, दैट इज थायराइड कैंसर। प्लीज एवरीवन बी अटेंटिव टुवर्ड्स द लेक्चर, और हर एक चीज नोट किया करें, ठीक है, बात नहीं। थायराइड कैंसर के बारे में याद रखें कि थायराइड ग्लैंड इज वन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, और इसके डिफरेंट टाइप्स के कैंसर हैं। हमने उसको वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करना है। यहाँ पे लेके द फॉलोइंग आर द डिफरेंट types of cancer arises from thyroid gland, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के अंदर एक से ज्यादा किस्म के कैंसर हो सकते हैं, ठीक है। उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उनमें से जो फर्स्ट कैंसर है, दैट इज कॉल्ड पेपिलरी कार्सिनोमा, दैट इज कॉल्ड पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, लेकिन सिंपली वी कैन से पेपिलरी कार्सिनोमा, ठीक है जी। जिस पॉइंट, जिस चीज के अंदर आखिर में कार्सिनोमा हो, कार्सिनोमा इज अ मैलिग्नेंट कैंसर। ये क्या होता है? मैलिग्नेंट कैंसर। देखिए, दो तरह के कैंसर होते हैं, एक बिनाइन कैंसर और एक मैलिग्नेंट कैंसर। वो कैंसर जो बॉडी के अंदर एक जगह तक लिमिट हो, उसको बिनाइन कहते हैं। और अगर कोई कैंसर बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह क्या करे, स्प्रेड करे, तो उसको मैलिग्नेंट कहते हैं। जिस वर्ड के अंदर क्या चीज आ जाए, कार्सिनोमा, ये हमेशा मैलिग्नेंट कैंसर होता है कि एक जगह से दूसरी जगह भी क्या हो सकती है, स्प्रेड हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर जो फर्स्ट किस्म का कैंसर है, उसका नाम क्या है? पेपिलरी कार्सिनोमा है। इसमें तो लेके मेन पॉइंट क्या है? नंबर वन, दिस इज द मोस्ट कॉमन थायराइड कैंसर। थायराइड के अंदर जितने भी किस्म के कैंसर होंगे, उनमें मोस्ट कॉमन कौन सा है? पेपिलरी कार्सिनोमा। तो लेके मोस्ट कॉमन थायराइड कैंसर, ठीक है, अकाउंट फॉर 80 to 85% इन द केसेस। अगर 100 लोग हैं थायराइड कैंसर से, उनमें से 80% लोगों के अंदर कौन सा कैंसर होगा? पेपिलरी कार्सिनोमा होगा, ठीक है जी। ये इसका मेन पॉइंट है। इसमें लिखे व्हाट आर द कॉजेस, कि पेपिलरी कार्सिनोमा ये किन लोगों के अंदर ज्यादा कॉमन है। नंबर वन, previous exposure to radiation, ठीक है, रेडिएशन ऑफ नेक। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है, किसी और डिजीज के लिए उसने कौन सी ट्रीटमेंट ली है? रेडिएशन। क्योंकि आप लोगों ने नाम सुना होगा कि देयर इज कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी, ठीक है। तो रेडिएशन किसी भी डिजीज की एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है। अगर किसी बंदे को नेक के अंदर कोई बीमारी है और उसके लिए डॉक्टर ने क्या पास की है? रेडिएशन। तो रेडिएशन न कि सिर्फ उस रीजन को खत्म करेगी, लेकिन ये नॉर्मल टिश्यू को भी डैमेज कर सकती है। तो अगर नेक के अंदर किसी डिजीज के लिए किसी भी बंदे ने रेडिएशन की है, तो उस नेक के अंदर जो मोस्ट सेंसिटिव सेल है रेडिएशन के लिए, वो थायराइड ग्लैंड कहते हैं। और उसमें अगर कैंसर चेंजेस रेडिएशन की वजह से आ सकती है, तो वो कौन सा कैंसर होगा? पेपिलरी कार्सिनोमा। ये एमसीक्यूज आता है प्लेब के अंदर, यूएसएमडी के अंदर, कि एक पेशेंट है 40 साल का, उसको थायराइड कैंसर है और वो पेपिलरी कार्सिनोमा है, लेकिन जब ये बंदा 20 साल का था तो उसने रेडिएशन की थी नेक के अंदर। तो जब पहले से कुछ सालों पहले किसी बंदे ने रेडिएशन नेक में की हो, फिर उसको किसी थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो चुका हो, तो मोस्ट कॉमन कौन सा हो सकता है? पेपिलरी
कार्सिनोमा, ठीक है, ये इसकी मोस्ट कॉमन और स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट देखें जेनेटिक म्यूटेशन। कुछ लोगों में बाय बर्थ कुछ जीन ऐसी एबनॉर्मल हो जाती है, कुछ जीन के अंदर चेंजेस ऐसी आती हैं जो फ्यूचर में कैंसर की सबब बनती है। अब बॉडी के अंदर एक जीन है कि आप लोगों ने इंस्टीट्यूट के लिए याद रखना है, उसका नाम है ब्रेव। इसका नाम क्या है? ब्रेव, BRAF। दिस इज कॉल्ड ब्रेव जीन। ब्रेव जीन इज अ जीन which control cell activity। हमने कहा ना सेल माइटोसिस। माइटोसिस इज अ प्रोसेस in which one cell is divided into two, और दो सेल कितने में डिवाइड होते हैं? 4 में। उसको क्या कहते हैं? माइटोसिस। थायराइड ग्लैंड के अंदर जो सेल है उसकी प्रोलिफरेशन, मल्टीप्लिकेशन कंट्रोल करना किसका काम है? ब्रेव जीन। अगर वो पहले से म्यूटेट है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो थायराइड ग्लैंड के अंदर जो सेल है वो एबनॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे और उस एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से कैंसर बन सकता है, एंड दैट शुड बी पेपिलरी कार्सिनोमा। ये एमसीक्यूज बार बार एग्जाम में आता है कि विच जीन म्यूटेशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ पेपिलरी कार्सिनोमा। आंसर विल बी ब्रेव जीन म्यूटेशन, ठीक है। तो ये दो याद रखें। पेपिलरी कार्सिनोमा उन लोगों के अंदर ज्यादा होता है जिनको पहले से कोई रेडिएशन की हिस्ट्री हो, या उन लोगों में ज्यादा होता है जिसको किस चीज की म्यूटेशन हो? ब्रेव जीन म्यूटेशन हो, ठीक है। अब लेके जेंडर। अगर हम जेंडर की बात करें तो फीमेल के अंदर थायराइड कैंसर ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मेल। यहाँ पे लेके फीमेल इज मोस्ट कॉमनली प्रोन एज कम्पेयर टू मेल। एफ मीन फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमन चांसेस है थायराइड कैंसर की, इसके बनस्बत मेल की बनस्बत। और अगर आप लोग रेशो भी याद रखें 3:1, इसका मतलब ये है कि 3 टाइम्स फीमेल इज मोर कॉमनली एज अ रिस्क फॉर थायराइड कैंसर एज कम्पेयर टू मेल। अब पेपिलरी कार्सिनोमा में लेके पीक एज, कि किस एज के अंदर ये कैंसर कॉमन होता है, तो लेके पीक एज। पेपिलरी कार्सिनोमा इज मोस्ट कॉमनली अफेक्ट मिडिल एज फीमेल, ठीक है, स्पेशली 25 से लेके 45 ईयर्स ऑफ एज। वैसे पेपिलरी कार्सिनोमा की चांसेस किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन जो पीक एज है जिसके अंदर इसकी चांसेस मजीद बढ़ती है वो 25 से लेके 45 ईयर तक है। तो 25 से लेके 45 साल के दरमियान पेपिलरी कार्सिनोमा के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये पीक एज है, जेंडर के लिहाज से फीमेल में ज्यादा होती है और ये इसकी रिस्क फैक्टर है, काज है, ठीक है। अब देखिए क्लिनिकल फीचर, ये लोग प्रेजेंट कैसे करते हैं। जब ये लोग हॉस्पिटल आते हैं या कंप्लेंट के साथ आते हैं तो व्हाट आर देयर क्लिनिकल फीचर। तो हेडिंग दे दे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पेपिलरी कार्सिनोमा। तो हम क्लिनिकल फीचर को डिस्कस करेंगे। क्लिनिकल फीचर में लेके these patients usually present with thyroid lump। किसके साथ आते हैं? थायराइड लंप। लंप से मुराद है मास, कोई भी मास या स्वेलिंग, दैट इज कॉल्ड ऑफ लंप। सर्जरी के अंदर लंप से मुराद होता है एनी स्वेलिंग और मास, थायराइड मास, ठीक है, which is growing। वक्त के साथ साथ वो मास क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। ग्रोइंग नॉन टेंडर, जब इसको हम टच करते हैं तो उसमें पेन नहीं होता, क्योंकि कैंसर के अंदर जितनी भी मासेस बनती है दे आर पेनलेस, उसके अंदर पेन नहीं होती। पेन का होना इट शोज एक्यूट इन्फेक्शन, और पेन का ना होना इट शोज कैंसर, याद रखें, ठीक है। ये लोग कंप्लेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब इसकी गर्दन में या नेक में इस तरह एक बाल लाइक मास है, और कहते हैं कि 3 महीने पहले ये छोटी थी, अब ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है? बढ़ती जा रही है। The mass which is present in the neck and that is growing with the time। लेकिन जब यह पेशेंट टच करे या हम टच करें तो उसके अंदर पेन नहीं होता है, और ऐसा लगता है एंड सॉलिड। हमें क्या फील होता है? सॉलिड इन नेचर। These are the most important points in case of thyroid cancer। और इसके साथ पेशेंट बताएगा माइल्ड वेट लॉस, कि रिसेंट टाइम में पेशेंट की वेट क्या हुई है? लूज हुई है, क्योंकि कोई भी कैंसर हो तो उसके अंदर वेट लॉस की हिस्ट्री होती है। पेशेंट कहेगा कि यार मुझे अपने अंदर कमजोरी फील होती है, रिसेंटली मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वेट क्या हो चुका है? कम हो चुका है। पिछले 1 महीने के अंदर मेरा 5 kg वेट, 3 kg वेट ये लूज हो चुका है विदाउट एनी डाइटिंग, एनी एक्सरसाइज। तो वेट लूज होना दैट इज अ साइन ऑफ वेरी डेंजरस
ये मास पेशेंट के मुताबिक पिछले कई महीनों से साइज में क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक साइड की जो ब्रेकिया है फ्रंट में मिड में, अगर इसकी लेफ्ट साइड पे मास है तो शायद लेफ्ट लोब ऑफ थायराइड के अंदर हो, अगर राइट साइड पे तो राइट लोब के अंदर हो, और कभी कभार बाइलेटरल भी हो सकता है। क्लियर है? पेपिलरी कार्सिनोमा, इसकी जो मास है it may be on the left side of the thyroid or it may be on the right side or it may be on the both side। ठीक है, वो डिपेंड करता है। और इसके साथ पेशेंट किस में आएगा, वेट लॉस के अंदर आएगा। तो हम ये चीजें जब देखेंगे तो हम फिर पेशेंट की कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बोले कि इन्वेस्टिगेशन हम टेस्ट कौन कौन से करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से करेंगे। तो ये एक एमसीक्यू याद रखे जो हॉस्पिटल के अंदर हाउस जॉब के दौरान या ट्रेनिंग के दौरान या आप लोग को बहुत हेल्पफुल साबित होगी। एनी लम्प इन द थायराइड ग्लैंड, जिसमें हम क्या सस्पेक्ट करते हैं, कैंसर, तो उसके लिए जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है दैट इज कॉल्ड फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तुम क्या कहते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसका मतलब ये है दिस इज कॉल्ड FNAC। इस टेस्ट का नाम क्या है, FNAC। ये कभी ना भूलना, बहुत काम की चीज है। FNAC स्टैंड फॉर फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। देखिए ये एक नीडल होती है, इस तरह एक सुई होती है बड़ी सी। फाइन नीडल का मतलब नीडल से मुराद क्या है, कि एक सुई होती है। ये हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और हम थायराइड ग्लैंड की जो सेल है इसके बायोप्सी लेते हैं। क्या लेते हैं, बायोप्सी। टेकिंग एनी पीस ऑफ टिश्यू फ्रॉम द बॉडी कैन सी अंडर द माइक्रोस्कोप फॉर कैंसरस चेंजेस, दैट इज कॉल्ड बायोप्सी। तो फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी के जरिए हम थायराइड ग्लैंड के सेल से क्या लेंगे, बायोप्सी लेंगे। अब एमसीक्यूज क्या आता है, व्हाट इज द डेफिनेटिव टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ थायराइड कैंसर, आंसर इज बायोप्सी। लेकिन हम बायोप्सी किसके जरिए लेंगे, आंसर इज FNAC। ये FNAC एक प्रोसीजर है, ये एक तरीकेकार है जिसके जरिए हम थायराइड ग्लैंड के अंदर से क्या ले सकते हैं, बायोप्सी ले सकते हैं। ठीक है, अब लेके फाइंडिंग, बायोप्सी पे हमें क्या मिलेगा, तो फाइंडिंग लेके बायोप्सी के अंदर हमें थायराइड ग्लैंड की जो सेल हमने ली है वो हम किस में देखेंगे, माइक्रोस्कोप में। तो जब हम माइक्रोस्कोप में उस थायराइड सेल्स को देखेंगे, देखे वो इस तरह नजर आते हैं, मतलब दे अरेंज वेरी एबनॉर्मल अरेंजमेंट, और हमें ऐसा नजर आते हैं जिस तरह फिंगर लाइक क्या हो, प्रोजेक्शन। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पैटर्न इज कॉल्ड पेपिले। इसको क्या कहते हैं, पेपिले। और इस पेपिले लाइक प्रोजेक्शन सेल के अंदर कैंसर है, कार्सिनोमा है। इस कैंसर का नाम क्या है, पेपिलरी कार्सिनोमा है। यहाँ पे लेके द सेल लुक लाइक फिंगर लाइक, द सेल ऑफ थायराइड, द सेल्स ऑफ थायराइड, या कुछ एग्जामिनर आप लोगों को ये दे सकते हैं थायरोसाइट। क्या दे सकते हैं, थायरोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो द सेल्स ऑफ थायराइड आर थायरोसाइट look finger like projection। समझ गए कि नहीं, finger like projection। अब finger like projection की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, पेपिले कहते हैं। क्या कहते हैं, पेपिले कहते हैं। एक पॉइंट ये है, इस वजह से इस कैंसर का नाम क्या है, पेपिलरी कार्सिनोमा है। ठीक है, नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कैंसर के लिए, जहाँ पे माइक्रोस्कोप में ये सेल हम देखते हैं, इधर देखें, इसके अंदर कुछ कैंसरस सेल की डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, डेथ। मैं कहता हूँ यार ये जो डॉट बना रहा हूँ ये वो थायराइड कैंसर के सेल है जिसमें क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। और एनी सेल व्हिच इज डाई दैट इज कॉल्ड नेक्रोटिक सेल। तो क्या कहते हैं, नेक्रोटिक। और इस नेक्रोटिक सेल के इर्द गिर्द माइक्रोस्कोप बताएगा कि देयर इज एक्सेस डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। इसको क्या कहते हैं, एक्सेस डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। अब देखें माइक्रोस्कोप के बायोप्सी के अंदर ऐसी फाइंडिंग जहां पे कैंसर सेल की क्या हो चुकी हो, डेथ, और उस डेड सेल के इर्द क्या हो, कैल्सिफिकेशन हो। तो कैल्सिफिकेशन अराउंड दी नेक्रोटिक सेल्स, हम कह सकते हैं कि नहीं, अगर कैल्सिफिकेशन हो जाए किस सेल के इर्द गिर्द, नेक्रोटिक सेल्स के इर्द गिर्द, इस फाइंडिंग को हम कहते हैं सामोमा बॉडी। इसको हम क्या कहते हैं, सामोमा बॉडी। Please, this is the MCQs which is asked by the examiner in case of papillary carcinoma। वो कहेगा कि बायोप्सी के ऊपर पेपिलरी कार्सिनोमा में हमें क्या चीज देखने को मिलेगी। एक तो जिस सेल के अंदर कैंसर है उसकी जो अपीयरेंस है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी, इसलिए उसका नाम क्या है, पेपिलरी कार्सिनोमा। और उस सेल के अंदर कुछ सेल की जो पहले से क्या
हो चुकी है, डेड। उसके इर्द गिर्द एक्सेस डिपोजिशन ऑफ क्या होगी, कैल्शियम, और उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सामोमा बॉडीज कहते हैं। यहाँ पे देखे व्हाट इज सामोमा बॉडी, दैट इज कैल्सिफिकेशन अराउंड द नेक्रोटिक टिश्यू। लिख सकते हैं कि नहीं, तो कैल्सिफिकेशन अराउंड द विच टिश्यू, नेक्रोटिक टिश्यू, जो पहले से उसकी क्या हो चुकी हो, डेथ, तो दैट इज नोन एज सामोमा बॉडी। तो ये इसके बगैर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता कि सामोमा बॉडीज इन द थायराइड ग्लैंड इज हॉलमार्क ऑफ व्हिच कैंसर, पेपिलरी कार्सिनोमा। ये किसके अंदर होगा, पेपिलरी कार्सिनोमा। और नेक्स्ट देखें यहाँ पे अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो सेल है थायराइड ग्लैंड की, जो कैंसर सेल है, एक तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देगी, कुछ सेल उसके अंदर पहले से क्या हो चुकी है, डेड हो चुकी है, और कुछ सेल इस तरह नजर आते हैं। इधर देखिए ये सेल है और इसके अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस। इन द थायराइड ग्लैंड सेल इनसाइड द न्यूक्लियस देयर शुड बी क्रोमेटिन मटेरियल। इसके अंदर क्या होना चाहिए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स होने चाहिए, डीएनए होनी चाहिए। जब थायराइड ग्लैंड के अंदर कैंसर हो जाए तो इन सेल के अंदर चेंजेस आएगी कि नहीं, और वो चेंजेस यूं होगी, इस सेल का जो साइज है वो नॉर्मली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसकी जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो क्रोमेटिन है वो डिसअपियर हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसअपियर। तो प्लीज याद रखे, नॉर्मली इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल इट कंटेन क्रोमेटिन मटेरियल व्हिच इज क्रोमोसोम, लेकिन कैंसर के अंदर वो क्रोमेटिन मटेरियल न्यूक्लियस से क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। इसको कहते हैं, इस सेल की जो सेंटर है उसमें न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर अब कुछ चीज है क्या, क्लियर है। इसको कहते हैं सेंट्रल क्लियरिंग ऑफ द न्यूक्लियस। इसको क्या कहते हैं, ऐसे एबनॉर्मल एनलार्ज सेल जिसकी न्यूक्लियस से क्रोमेटिन क्या हो जाए, गायब हो जाए, ऐसे फाइंडिंग को हम कहते हैं ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई। इसको क्या कहते हैं, ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई। तो ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई के अंदर देखे, ये एक कार्टून में, ये ऑर्फन एनी, ये एक कार्टून के अंदर एक स्पेसिफिक कार्टून है, उसका नाम है। असल में उस कार्टून की जो आंखें है, उसका जो स्क्लेरा है, स्क्लेरा का मतलब जो व्हाइट पार्ट है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, और उसकी जो ब्लैक पार्ट है वो क्या है, वो छोटा है। इस वजह से इसको नाम इसलिए दिया है कि उस कार्टून की तरह इस सेल को जब हम देखते हैं तो उसका न्यूक्लियस हमें उसका व्हाइट पार्ट जैसा नजर आता है, और इसके न्यूक्लियस में कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल क्या होता है, क्लियर होता है। इसके अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल थे अब क्या हो चुके हैं, गायब हो चुके थे। यहाँ पे लेके सेंट्रल क्लियरिंग ऑफ द न्यूक्लियस, सेंट्रल क्लियरिंग ऑफ व्हाट, आंसर इज न्यूक्लियस। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेम्बर, थायराइड कैंसर के अंदर पेपिलरी कार्सिनोमा में कभी कभार ये फाइंडिंग भी देखने को मिलती है। इधर देखें, यहाँ पे ये सेल है, इधर देखें, दिस इज अ सेल, और ये सेल के अंदर हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस कितने में डिवाइड हुआ है, दो में। ये कैंसर की वजह से, चेंजेस की वजह से, और इस सेंट्रल डिप्रेशन को हम कहते हैं न्यूक्लियर ग्रुप। देखो क्या कहते हैं, न्यूक्लियर ग्रुप। अगर एक न्यूक्लियस हमें दो दिख जाए और इसके दरमियान में एक डिप्रेशन हो तो क्या कहते हैं, न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर ग्रुप इन बायोप्सी आल्सो द हॉलमार्क ऑफ पेपिलरी कार्सिनोमा। तो भाई ये सारी चेंजेस एग्जाम में आ सकती है। कैंसर एक सिंपल डायग्नोसिस नहीं होती, कैंसर को डायग्नोज करने के लिए कई शराइत रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे लेके फोर्थ नंबर इज न्यूक्लियर ग्रुप। इसके अंदर क्या बन सकती है, न्यूक्लियर ग्रुप बन सकती है। देखिए एग्जामिनर आप लोगों से ये पूछेगा कि भाई 35 ईयर ओल्ड या 42 ईयर ओल्ड पेशेंट है, ये लास्ट टाइम एनएबी एग्जाम के अंदर सेकंड ईयर वाले याद रखें कि 42 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसने 15 साल पहले नेक में रेडिएशन की थी, लेकिन अब उसको मसला ये है कि उसको नेक के अंदर एक स्वेलिंग है, मास है, और जो मास है वो साइज में क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन उस मास को जब हम टच करते हैं तो उसके अंदर पेन नहीं होती, और वो मास टच करने से पता चलता है कि वो सॉलिड है। क्या है, हार्ड है, हार्ड मीन सॉलिड है। और याद रखें पेशेंट में वेट लॉस की हिस्ट्री है। फिर आपने ये सोचा कि शायद इस बंदे को थायराइड की कैंसर हो, तो आपने इस फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी की बेसिस पे वहां से क्या ली है, बायोप्सी ली है। अगर बायोप्सी पे माइक्रोस्कोप के अंदर ये देखने को मिल जाए कि वहां पे जो एबनॉर्मल सेल्स है थायरोसाइड से, दे लुक लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। एक पॉइंट, कुछ सेल की उसमें डेथ हो चुकी है जिसके इर्द गिर्द क्या डिपोजिट हुई है, कैल्शियम, व्हिच इज नोन एज सामोमा बॉडीज। और जो सेल्स थे थायराइड सेल वो साइज में बढ़ चुके हैं और उसकी न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन थे
वो क्या हो चुके हैं, डिसअपियर, दैट इज कॉल्ड ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई। और कुछ सेल्स में देखा गया कि न्यूक्लियस के दरमियान एक ग्रुप बन गई है, दैट इज कॉल्ड ऑफ न्यूक्लियर ग्रुप। So these four things on biopsy are the confirmative diagnosis of cancer papillary carcinoma। क्लियर है? अब पेपिलरी कार्सिनोमा, इसमें एक और पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि इसके जनाब प्रोग्नोसिस क्या है, मतलब इसमें पेशेंट की सर्वाइवल चांसेस, रहने की चांसेस कितनी है। तो लेके अगर हम पेपिलरी कार्सिनोमा की बात करें तो इसकी प्रोग्नोसिस गुड होती है। क्या होती है? गुड, मतलब एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस। इसका मतलब ये है इस कैंसर से ज्यादा लोग नहीं मरते। ये कैंसर डायग्नोज भी जल्दी होता है, लेकिन वंस इट डायग्नोज उसकी ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दिस कैंसर शो अ गुड रिस्पांस टू द ट्रीटमेंट। मतलब अगर पेशेंट को हम टाइमली ट्रीट करें, उसको टाइम पे एंटी कैंसर ड्रग दिया जाए, तो ये बंदा क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है। तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज गुड और बैड, दैट इज गुड। प्रोग्नोसिस इज द वर्ड यूज। हमको डॉक्टर बताते हैं कि मरीज के पास कितना वक्त है। लोग बता देना यार इस कैंसर को बहुत टाइम हुआ है, अभी आपके पास हार्डली 3 साल है, 4 साल है, वो रफ एस्टिमेट बताता है। किसी भी डिजीज की सिविरिटी को देख के सर्वाइवल की डिसीजन बताना, दैट इज कॉल्ड ऑफ प्रोग्नोसिस। तो पेपिलरी कार्सिनोमा की प्रोग्नोसिस रेट क्या है, एक्सीलेंट है। दिस इज अ गुड साइन फॉर द पेशेंट। थायराइड के अंदर जितनी भी कैंसर है उसमें मोस्ट कॉमन कैंसर क्या है, पेपिलरी कार्सिनोमा, 80 to 85%। जितना ये मोस्ट कॉमन है उतना अच्छी बात है कि इसकी प्रोग्नोसिस भी क्या है, एक्सीलेंट है। ठीक है, अब लेके ट्रीटमेंट। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड पेपिलरी कार्सिनोमा। इसकी ट्रीटमेंट ये है सर्जिकल रिमूवल। कि जो कैंसर मास है या लम्प है उसको हम सर्जरी से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, तो सर्जिकल रिमूवल इज द मेन स्टे ट्रीटमेंट फॉर पेपिलरी कार्सिनोमा। क्लियर है? सर्जिकल रिमूवल से मुराद ये है कि अगर पूरे थायराइड ग्लैंड के अंदर कैंसर है तो हमने पूरी थायराइड ग्लैंड को क्या करनी है, रिमूव करनी है। दैट इज कॉल्ड थायराइडेक्टोमी। तो क्या कहते हैं, थायराइडेक्टोमी। तो सर्जिकल रिमूवल से मुराद है थायराइडेक्टोमी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड इज नोन एज थायराइडेक्टोमी। लेकिन एक बात याद रखें, अगर किसी भी पेशेंट के, मेरे सामने बहुत से पेशेंट आए हैं जिसने पहले से थायराइड ग्लैंड को क्या किया है, रिमूव किया है। अगर किसी बंदे ने थायराइड ग्लैंड सर्जरी से रिमूव किया है तो उसका T3 T4 फिर बनेगा, नहीं बनेगा। वो बंदा पूरी जिंदगी दिन में एक लिवोथैरोक्सीन लेगा। सुबह सवेरे जब वो उठता है वो पूरी जिंदगी क्या लेता रहेगा, लिवोथैरोक्सीन। लिवोथैरोक्सीन इज T4 और वो बॉडी में जाकर किस में कन्वर्ट होगा, T3 में कन्वर्ट होगा। तो जितने भी थायराइड ग्लैंड के पेशेंट होते हैं, किसी भी वजह से अगर उसने थायराइड ग्लैंड को क्या किया है, रिमूव, तो दैट पेशेंट हैज टू बी टेकन लिवोथैरोक्सीन फॉर होल लाइफ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्लियर हुआ क्या नहीं? तो दिस व्हाट ऑल अबाउट द पेपिलरी कार्सिनोमा। इसके बाद देखिए फोलिकुलर कार्सिनोमा। नेक्स्ट कैंसर इन थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड फोलिकुलर कार्सिनोमा। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के अंदर जो कैंसर है उसका नाम है फोलिकुलर कार्सिनोमा। अरे ओके, अकॉर्डिंग टू हिम अगर थायराइड को हम रिमूव किया जाए द पेशेंट विल गेट हाइपोथायराइडिज्म, क्योंकि T3 T4 फिर नहीं बनेगी। फोलिकुलर कार्सिनोमा के अंदर पेशेंट को क्या होता है, जब फोलिकुलर कार्सिनोमा हो जाए तो इनिशियल स्टेजेस के अंदर थायराइड ग्लैंड भी फाइट करेगा कि इस कैंसर को क्या किया जाए, दबाव किया जाए। लेकिन उसमें T3 T4 क्या हो जाएगा, ज्यादा। लेकिन जब कैंसर पे साल गुजर जाए, 2 गुजर जाए, आहिस्ता आहिस्ता थायराइड ग्लैंड अपना काम करना क्या करेगा, छोड़ेगा, क्योंकि कुछ सेल ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं। इनिशियल इन द स्टेजेस फोलिकुलर पेपिलरी कार्सिनोमा शोज हाइपरथायराइडिज्म और जो लेटर इन द केस है वो हाइपोथायराइडिज्म। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे पास थायराइड ग्लैंड के अंदर 3 तरह के सेल्स है। एक फोलिकुलर सेल है, पैराफोलिकुलर सेल और एपिथेलियल सेल होते हैं। जो पेपिलरी कार्सिनोमा है ये एपिथेलियल सेल से आने वाला कैंसर है, तो इसलिए फोलिकुलर सेल क्या बनाता है, T3 T4। इस केस में ज्यादातर हाइपरथायराइडिज्म नहीं होता। ऐसा कैंसर जो फोलिकुलर सेल से आकर T3 T4 को डिस्टर्ब करे तो उसका नाम क्या है, फोलिकुलर कार्सिनोमा। इस वजह से इसका ये नाम दिया है कि किस सेल से अराइज होता है, फोलिकुलर सेल से अराइज होता है। तो लेके अ कैंसर which is mainly
arises from follicular cell of thyroid, follicular cell of thyroid gland, ठीक है, follicular cell of thyroid gland, that is called follicular carcinoma. Next देखिए, this is the second most common thyroid cancer after which papillary carcinoma. Most common thyroid cancer, थायराइड कैंसर के अंदर पेपिलरी के बाद मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है? फोलिकुलर कार्सिनोमा है. इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखे, दिस कैंसर कैन इन्वेड अदर पार्ट, इन्वेड से मुराद स्प्रेड है, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू हेमेटोजीनियस रूट. किस रूट के जरिए? हेमेटोजीनियस रूट. इट मीन अगर फोलिकुलर कार्सिनोमा है थायराइड के अंदर और ये जाकर दूसरी जगहों पे स्प्रेड होगा तो जो कैंसर सेल है ये ब्लड के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. एनी कैंसर विच स्प्रेड इन द बॉडी बाय द हेल्प ऑफ ब्लड, इसको कहते हैं हेमेटोजीनियस रूट कहते हैं. क्लियर है कि नहीं? तो हेमेटोजीनियस इज द वर्ड फॉर ब्लड. तो देखिए कैंसर जो है, कुछ कैंसर ऐसी होती है जिसकी स्प्रेडिंग मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में होती है लिम्फेटिक के जरिए. किसके जरिए? लिम्फेटिक. लिम्फ का नाम सुना है क्या? नहीं. तो उसको लिम्फेटिक रूट कहते हैं. बहुत से कैंसर होते हैं कि वो बॉडी में फैल जाती है, किसके जरिए? ब्लड के जरिए. तो उसको क्या कहते हैं? हेमेटोजीनियस रूट कहते हैं. क्लियर है? इसमें नेक्स्ट देखिए, देयर इज imbalance of T3 and T4 हार्मोन. क्योंकि T3 T4 हार्मोन किस सेल से बनती है? फोलिकुलर सेल से बनती है. और अगर इसका कैंसर हो जाए तो उसका मतलब ये है कि इसमें T3 T4 के दरमियान जो बैलेंस है वो खराब हो जाती है. ठीक है. सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन आप लोगों को फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए. वो जेनेटिक म्यूटेशन है कि वो कौन सी जीन है जिसकी म्यूटेशन की वजह से किस कैंसर का चांस हो सकता है? फोलिकुलर कार्सिनोमा. तो प्लीज रिमेंबर, ठीक है, जेनेटिक म्यूटेशन. इससे पहले हमने जेनेटिक म्यूटेशन पढ़ी थी पेपिलरी कार्सिनोमा की, तो उसका नाम क्या था? दैट इज ब्रेव. वो कौन सा था? ब्रेव. और यहाँ पे जो जेनेटिक म्यूटेशन है दैट इज कॉल्ड RAS, रेस जीन. इसका नाम क्या है? रेस जीन. इस रेस का काम ये है, ये रेस एक जीन नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ जीन. ये क्या है? ग्रुप ऑफ जीन है. आप लोग अगर जेनेटिक्स पढ़ेंगे बाद में स्पेशलाइजेशन के अंदर, तो रेस जीन फैमिली के अंदर ह्यूमन 36 जीन आती है. ये 36 जीन की क्या है? कॉम्बिनेशन है. और इन सब जीन का काम यह है एंटी ट्यूमर एक्टिविटी. ये कैंसर को दबाते हैं. दे हैव ट्यूमर सप्रेसर एक्टिविटी. ये जीन चाहते हैं कि हम ट्यूमर को क्या करें? सप्रेस करें, कम करें. लेकिन अगर इसमें म्यूटेशन है, इसमें कुछ डिफेक्ट है, तो फिर ट्यूमर को सप्रेस नहीं करेंगे, फिर कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं. और वो कैंसर जो रेस जीन म्यूटेशन की वजह से थायराइड ग्लैंड में होती है उसका नाम क्या है? फोलिकुलर कार्सिनोमा है. देखिए आप एग्जाम में बैठे हैं, सर ने आपको ये चीज बताई है कि थायराइड लम्प है. देखिए ये जो लम्प है, जो सॉलिड है, जिसको टच करने पे हमें पता चलता है कि उसमें पेन नहीं है, ये सब में होता है. लेकिन अगर एग्जामिनर ये बताए कि द पेशेंट इज पॉजिटिव फॉर ब्रेव जीन म्यूटेशन, तो पेपिलरी कार्सिनोमा है. अगर पेशेंट रेस जीन म्यूटेशन के लिए पॉजिटिव है तो फोलिकुलर कार्सिनोमा है. ये कुछ मेन पॉइंट है जिससे आप लोगों को वो डिफरेंशिएट करनी है. ठीक है. अब लेके व्हाट इज दी प्रोग्नोसिस. इसकी प्रोग्नोसिस क्या है? अब इसकी क्लिनिकल फीचर सेम. ऑल थायराइड कैंसर इसकी क्लिनिकल फीचर क्या होती है? वो सेम होती है. सब लम्प के साथ आते हैं और वो कहेगा कि ये जो स्वेलिंग है या लम्प है या जो मास है वो वक्त के साथ साथ क्या होता जा रहा है? बढ़ती जा रही है. और दूसरी बात यह है कि पेशेंट को ऐसा फील होगा कि रिसेंट टाइम पे उसकी वेट क्या हो चुकी है? लूज हो चुकी है. ये सारों की कंप्लेंट है. जब फिर हम FNAC करते हैं तो बायोप्सी डिफरेंशिएट करेगा कि ये कौन सा कैंसर है. तो द टेस्ट दैट डिफरेंशिएट थायराइड कैंसर शुड बी बायोप्सी. और बायोप्सी शुड बी टेकन अंडर द FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी. यहाँ पे लिखे व्हाट इज द प्रोग्नोसिस. फोलिकुलर कार्सिनोमा, इसकी प्रोग्नोसिस भी गुड है. क्या है? गुड है. इसका मतलब यह है कि दिस इज अ गुड साइन फॉर द पेशेंट. इसमें अगर हम मरीज को टाइमली डायग्नोज करें और उसकी एडिक्वेट
ईयर, तो इसकी प्रोग्नोसिस चांसेस क्या है, वो गुड है। यहाँ पे नेक्स्ट देखें, इसकी ट्रीटमेंट भी सर्जिकल क्या है, रिमूवल है। यहाँ पे लेके सर्जिकल रिमूवल, सर्जिकल रिमूवल, ठीक है, दैट इज द मेन ट्रीटमेंट ऑफ फोलिकुलर कार्सिनोमा। इसके बाद जो हम नेक्स्ट कैंसर पढ़ेंगे थायराइड कैंसर, उसका नाम है मेडुलरी कार्सिनोमा। इसका नाम क्या है, मेडुलरी कार्सिनोमा। दिस इज द थर्ड कैंसर वी विल डिस्कस। अब देखिए प्लीज एमसीक्यूज क्या बन गए आखिर में। A cancer of thyroid gland which is malignant, any carcinoma is of malignant, जो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड कर सकती है। ऐसा malignant कैंसर थायराइड ग्लैंड के अंदर जो फोलिकुलर सेल से निकले उसका नाम क्या है, फोलिकुलर कार्सिनोमा। और ऐसा फोलिकुलर कार्सिनोमा स्प्रेड इनटू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी बाय हेमेटोजेनियस स्प्रेड, ये एमसीक्यूज है, ठीक है ना। और दूसरी बात इसमें यह है कि किस जीन म्यूटेशन के साथ होते हैं, रास जीन म्यूटेशन के साथ। क्लियर है, ये इसके मेन 2 से 3 पॉइंट है जो आप लोगों को याद रहना चाहिए। मेडुलरी में लिखे अ कैंसर which is arises from the पैराफोलिकुलर सेल। ये कहां से अराइज होता है, पैराफोलिकुलर सेल। फिजियोलॉजी में पढ़ा है कि नहीं, in the thyroid we have follicular and parafollicular cell. Parafollicular cell of the thyroid is also known as T cell। इसको क्या कहते हैं, T cell of the thyroid कहते हैं। तो ये ऐसा कैंसर है मेडुलरी कार्सिनोमा, ये थायराइड ग्लैंड के अंदर किस सेल से अराइज होता है, पैराफोलिकुलर सेल। इसमें लेके इन दिस कैंसर, इंपॉर्टेंट वन, इन दिस कैंसर देयर इज increase level of कैल्सिटोनिन। याद रहे, क्योंकि इस कैंसर के अंदर पैराफोलिकुलर सेल की जो नंबर है वो एबनॉर्मली क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि इन दी, फॉर एग्जांपल ये जो मेडुलरी कार्सिनोमा है ये किस सेल से अराइज होता है, पैराफोलिकुलर सेल। और हमें ये फिजियोलॉजी से पता है कि पैराफोलिकुलर सेल सीक्रेट ऑफ कैल्सिटोनिन, और कैंसर में हर एक चीज की लेवल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि मेडुलरी कार्सिनोमा के अंदर विच हार्मोन लेवल शुड बी हाई, आंसर इज कैल्सिटोनिन। क्लियर है। और आप लोगों को पता है कि कैल्सिटोनिन का काम यह है कि ये हाई कैल्शियम को क्या करता है, लो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट देखिए, जेनेटिक म्यूटेशन। एग्जामिनर विल आस्क दिस पॉइंट कि मेडुलरी कार्सिनोमा के अंदर कौन सी चीज म्यूटेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, या फॉर एग्जाम्पल वो कौन सी जीन म्यूटेशन है जिससे मेडुलरी कार्सिनोमा के चांसेस ज्यादा होते हैं। आंसर इज RET। इसको हम कहते हैं रेट जीन म्यूटेशन, दैट इज कॉल्ड रेट जीन। तो रेट जीन म्यूटेशन, रेट जीन इज आल्सो अ ट्यूमर सप्रेसर जीन, लेकिन ये उस ट्यूमर को सप्रेस रखता है जो किस सेल से अराइज हो सकता है, पैराफोलिकुलर सेल। तो अगर रेट जीन के अंदर म्यूटेशन हो, उसमें कोई चेंजेस हो, तो फिर पैराफोलिकुलर सेल से कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, and that lead to which cancer, medullary carcinoma। next यहाँ पे लेके another very important ट्यूमर मार्कर। अगर एग्जाम में आ जाए कि वो कौन सी चीज है ब्लड के अंदर जिसकी लेवल हम बहुत ज्यादा देखें तो पता चले कि यार पैराफोलिकुलर सेल की कैंसर है, आंसर इज कैल्सिटोनिन। हम किसको चेक करेंगे, कैल्सिटोनिन। अगर कैल्सिटोनिन का लेवल बहुत ज्यादा हो, अब देखिए बहुत आसान मिसाल दे रहा हूँ, कैल्सिटोनिन का काम यह है कि हाई कैल्शियम को क्या करें, लो करें। अगर नॉर्मल कैल्सिटोनिन कैल्शियम को लो करे तो फिर इसकी लेवल क्या होनी चाहिए, ब्लॉक होनी चाहिए। देखें नॉर्मल कैल्शियम को अगर हम देखें, कैल्शियम की मिकदार अगर नॉर्मल से कम हो जाए, हाइपोकैल्सीमिया, उसको बढ़ाने के लिए पीटीएच आता है। क्या आता है, पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। अगर कैल्शियम बहुत ज्यादा हो तो उसको कम करने के लिए कैल्सिटोनिन आता है। लेकिन पीटीएच और कैल्सिटोनिन शुड नॉर्मलाइज द कैल्शियम। जब कैल्शियम नॉर्मल हो जाए तो फिजियोलॉजी के मुताबिक पीटीएच और कैल्सिटोनिन को नॉर्मली क्या होना चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए। अगर आप किसी पेशेंट की कैल्शियम लेवल चेक करें और वो नॉर्मल से क्या है, कम है, तो कैल्सिटोनिन बढ़ने चाहिए, नहीं बढ़ने चाहिए। तब बढ़ने चाहिए जब कैल्शियम क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि इसका काम हाई कैल्शियम को कम करना है। ये बात समझ रहे कि नहीं। तो अगर कैल्शियम को ऑलरेडी हम कम कर चुके हैं तो उसका लेवल मजीद बढ़ना चाहिए, नहीं। अगर किसी पेशेंट की कैल्शियम भी बहुत कम है बट फिर भी उसका कौन सा लेवल बढ़ता जा रहा है, कैल्सिटोनिन। ये फिजियोलॉजी है कि पैथोलॉजी,
इसका मतलब ये एसी पैथोलॉजी है जिसमें कैल्सिटोनिन डोंट केयर अबाउट ब्लड कैल्शियम, और ये अपना लेवल क्या करता रहता है, बढ़ाता रहता है, और ये तब होता है जब इसके सेल का क्या हो, कैंसर। और पैराफोलिकुलर कैंसर इज कॉल्ड मेडुलरी कार्सिनोमा। तो अगर कैल्शियम की इररिस्पेक्टिव, कैल्शियम को ना देखते हुए इसका लेवल बढ़ता जाए कैल्सिटोनिन, तो ये हमें इंडिकेशन दे सकती है यार एक ट्यूमर है, कैंसर है जो पैराफोलिकुलर सेल से आया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्यूमर मार्कर कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें लेके इसमें पेशेंट के अंदर एक तो थायराइड लंप होगा, लेकिन एडेड सिम्टम्स क्या होंगे, मजीद और सिम्टम्स क्या होंगे। थायराइड लंप के साथ तो पेशेंट आएगा, लेकिन इस बंदे में कैल्शियम का लेवल क्या है, बहुत कम, तो लीड्स टू मस्कुलर स्पाज्म। इन लोगों में क्या होती है, मस्कुलर स्पाज्म। स्पाज्म से मुराद ये है रिजिडिटी, सख्तपन। इन लोगों की जो मसल है उसमें एक रिजिडिटी होगी, सख्तपन होगी, क्योंकि कैल्शियम का लेवल क्या हो चुका है, कम हुआ है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे स्पेशली हैंड मसल, किस मसल की स्पाज्म होगी, हैंड के मसल। मतलब ये लोग जब भी आते हैं हैंड मसल की स्पाज्म होती है, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज टेटनी। तो तुम क्या कहते हैं, टेटनी कहते हैं। ये नाम सुना है कि नहीं? एक होते हैं टेटनस, टेटनस इज समथिंग एल्स, बट टेटनी इज अनदर थिंग। टेटनस इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी। अगर मोटर बाइक पे एक्सीडेंट हो जाए, रोड ट्रिप पे एक्सीडेंट, तो हॉस्पिटल के अंदर टीटी लगाया जाता है कि नहीं? वो टेटनस टॉक्साइड है, वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। लेकिन जो टेटनी है ये तब एक आती है बॉडी के अंदर जब कैल्शियम मिकदार क्या हो जाए, कम हो जाए। कैल्शियम की कम मिकदार की वजह से जो प्रॉब्लम आती है पेशेंट पे, वो मसल की क्या है, रिजिडिटी है। आप इस बंदे की हाथ पकड़ेंगे तो उसमें एक सख्तपन होगा, उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दैट इज कॉल्ड हाइपोकैल्शियमिक टेटनी। कि कैल्शियम कम की वजह से when there is severe spasm in the hand muscle, that is known as टेटनी। इसको हम क्या कहते हैं, टेटनी कहते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर, इसकी जनाब ट्रीटमेंट वो भी सर्जिकल। नंबर वन, सबसे पहले तो देखें हम कैल्शियम इन्फ्यूजन करते हैं। क्या करते हैं, कैल्शियम इन्फ्यूजन, क्योंकि इस बंदे की कैल्शियम मिकदार बहुत कम है, और कैल्शियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटायन। कैल्शियम हेल्प इन मसल कंट्रैक्शन, कैल्शियम हेल्प इन द न्यूरोनल कंडक्शन, कैल्शियम एक्ट एज अ कोआगुलेटिंग फैक्टर। तो अगर कैल्शियम कम हो जाए तो उससे कई मजीद अदर प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए सबसे पहले हम किसकी इन्फ्यूजन करेंगे, कैल्शियम की। और जब पेशेंट को स्टेबलाइज करें तो फिर उस मास को हम सर्जिकली क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो सर्जिकल रिमूवल करते हैं। तो दिस व्हाट ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ विच कैंसर, मेडुलरी कार्सिनोमा। अभी तक थायराइड के अंदर हमने टोटल कितने कैंसर पढ़े हैं, 3। वो कौन सा कैंसर है जो ब्रेफ जीन म्यूटेशन से होता है, पेपिलरी कार्सिनोमा। विच कैंसर ऑफ द थायराइड एसोसिएट विद रेस जीन म्यूटेशन, फोलिकुलर कार्सिनोमा। और जो रेड जीन म्यूटेशन है वो मेडुलरी कार्सिनोमा। वो कौन सा कैंसर है थायराइड के अंदर जो सबसे कॉमन है, पेपिलरी कार्सिनोमा। वो कौन सा कैंसर है थायराइड के अंदर जो ब्लड के जरिए स्प्रेड होता है, फोलिकुलर कार्सिनोमा। वो कौन सा कैंसर है जिसके अंदर कैल्शियम मिकदार कम हो जाती है, मेडुलरी कार्सिनोमा। विच कैंसर ऑफ द थायराइड हैव सार्कोमा बर्ड इन अपीयरेंस, दैट इज पेपिलरी कार्सिनोमा। इफ यू नो लाइक दिस, वाइवा भी आप लोगों का मजबूत होगा, और एग्जाम के क्वेश्चन भी यहीं से आप लोग इंशाल्लाह कवर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखे लास्ट कैंसर। द फोर्थ वन इज कॉल्ड एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। इसको हम क्या कहते हैं, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। तो फोर्थ नंबर थायराइड के अंदर जो कैंसर है उसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। ओके जी, तो दैट इज नोन एज एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा में 3-4 चीजें बस याद रखनी है। नंबर वन, दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड दिस इज द मोस्ट एग्रेसिव कैंसर ऑफ थायराइड। मतलब ये सब कैंसर के अंदर क्या है, एग्रेसिव है। बहुत कम वक्त में ये दूसरी जगहों पे क्या कर सकता है, स्प्रेड कर सकता है। यहाँ पे लेके the most aggressive thyroid cancer, number 1 point कि थायराइड कैंसर के अंदर जो सबसे एग्रेसिव कैंसर है दैट इज एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। नेक्स्ट इसमें लिखे कि इन दिस कैंसर there is poor differentiation
मुराद ये है कि जब हम बायोप्सी करते हैं तो बायोप्सी आल्सो फेल टू टेल ये कौन सी सेल की ओरिजिन सेल है। इसमें मिक्सचर ऑफ सेल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मिक्सचर ऑफ सेल। तो इसमें हम सेल को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पुअर डिफरेंशिएशन सेल। जिसका मतलब यह है कि इस कैंसर के अंदर हम सेल की ओरिजिन को लोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि बायोप्सी फेल टू टेल फ्रॉम व्हिच सेल द कैंसर इज कम, देयरफॉर इट इज अ पुअर डिफरेंशिएशन सेल। नेक्स्ट इसमें लेके इट इज लीस्ट कॉमन कैंसर। पूरे चारों में से सबसे कम कैंसर कौन सा है? एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। मोस्ट कॉमन क्या था? पेपिलरी। और सबसे लीस्ट कॉमन कौन सा है? एनाप्लास्टिक। एंड दैट इज सीन इन अ पेशेंट लेस देन 1%। 80 से 85% लोगों में पेपिलरी कार्सिनोमा है, लेकिन 1% से भी अगर कम कैंसर की चांस है तो वो क्या है? एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा है। तो देखे ये अच्छी बात है, जितना कम है उतना ये ज्यादा क्या होता है? एग्रेसिव। इसका मतलब होने पे तो कम होता है, अगर अनफॉर्चुनेटली किसी पेशेंट में कैंसर हो जाए तो फिर उसमें स्प्रेडिंग की चांस क्या होती है? ज्यादा होती है, और उसमें डेथ रेशो भी क्या होती है? ज्यादा होती है। अब लेके दिस कैंसर कैन मेटास्टेटाइज मीन स्प्रेड। ठीक है, कैंसर सेल का एक जगह से दूसरी जगह जाना इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। तो मतलब कैंसर सेल स्प्रेड होता है। दिस कैंसर सेल मेटास्टेटाइज इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये सबसे इसकी डेंजरस चीज है। ये किधर स्प्रेड कर सकती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्पेशली ट्रेकिया एंड द ब्रोंकस। और अगर ट्रेकिया ब्रोंकस में ये कैंसर स्प्रेड कर जाए तो सांस लेने में दुश्वारी होगी क्या नहीं? तो दिस कैंसर कैन कॉज रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। ये क्या कराती है? रेस्पिरेटरी। और विदाउट ऑक्सीजन द पेशेंट कैन नॉट एबल टू सर्वाइव। ठीक है ना? तो एक्चुअली ये डेंजरस कैंसर इसलिए है कि इसकी जो इन्वेजिव कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा क्या है? एग्रेसिव है। और मोस्ट कॉमन जो साइड वाइज ये एरिया को अफेक्ट करती है दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, it can cause respiratory obstruction, therefore this cancer has a very poor prognosis। तो लेके प्रोग्नोसिस इसकी गुड होगी कि पुअर? वेरी गुड। ठीक है, इसलिए इस कैंसर की जो प्रोग्नोसिस रेट है दैट शुड बी वेरी पुअर। तो मतलब ये है कि ये कैंसर होने पे कम है, लेकिन वंस द पेशेंट गेट दिस कैंसर तो उसके अंदर चांस ऑफ सर्वाइवल क्या है? वो बहुत ज्यादा कम है, एंड दैट हैज अ वेरी पुअर प्रोग्नोस्टिक कैंसर। और इसके नीचे नोट में लेके यूजुअली अफेक्ट ओल्डर पीपल। ये किस में होता है? ओल्डर पीपल में। देखे ये जो आप लोगों को मैं नोट्स बनवा रहा हूँ ना, ये 4 से 5 बुक्स की कॉम्बिनेशन है। ये जो फर्स्ट एड बुक है ना, जिसको लोग मानते हैं कि ये पूरी दुनिया में यूएसएमएल लैब के अंदर पढ़ाई जाती है, इसमें जो थायराइड कैंसर दी है ना इन लोगों ने, मैं सिर्फ यहाँ से एक बंदे से पढ़वाता हूँ ताकि आप लोग को समझ आए। इन लोगों ने लिखा है एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, आगे लिखा है ओल्डर पेशेंट इन्वेड लोकल स्ट्रक्चर इन वेरी पुअर। बस बात खत्म की है। आप अदर बुक्स पढ़ेंगे पेटों के अंदर तो 2 या 3 पॉइंट से बस बात खत्म। इसके ऊपर हमने ज्यादा चीजें लिखी है। ये जो नोट्स है इसमें कुछ पॉइंट रोबिन्स पैथोलॉजी के हैं, कुछ इधर फर्स्ट एड आप लोग को सारा का सारा पढ़ाता हूँ इस तरह। लेकिन जो चीज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना कि आप लोग के साथ फर्स्ट एड से कई गुना अच्छे नोट्स आ रहे हैं। ठीक है ना? तो कोशिश करें कि यहाँ पे 2-3 बातें हमने 4-5 चीजें लिखी है, तो कोशिश करें एक चीज को आप लोगों ने अपने साथ लिखना है और प्रॉपर नोट्स बनाने। ठीक है ना? तो इसकी प्रोग्नोसिस रेट क्या है? बहुत पुअर है। नीचे नोट में क्या लिखा है? मेनली अफेक्ट ओल्डर पीपल स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 50। किसके बाद? 50 के बाद। जो 50 साल जो पेपिलरी कार्सिनोमा है वो 25 से 45 साल के दरमियान है, वो मिडिल एज के अंदर कॉमन है। लेकिन एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा ओल्डर लोगों के अंदर कॉमन। अब अगर एक ओल्डर पेशेंट है, उसको पहले से या सीओपीडी है या आस्थमा पेशेंट है या वो स्मोकर होगा, उसकी पहले से इम्यूनिटी क्या होगी? वीक होगी। और उसको ये कैंसर भी हो जाए तो उस पर अटैक वो ज्यादा कर सकेगा और उसके अंदर वो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन को तो ज्यादा करेगा। इसलिए एक तो ओल्डर पीपल है और दूसरा ये एग्रेसिव कैंसर है, इज द एबिलिटी टू इन्वेड लोकल स्ट्रक्चर स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम, देयरफॉर दिस कैंसर हैज अ वेरी पुअर प्रोग्नोसिस। और नीचे लिखे ट्रीटमेंट में सर्जिकल रिमूवल। जी नेता, हाँ जी। ओके, ये जो कैंसर है ये न लिम्फेटिक से जाता है न ये ब्लड से जाता है, क्योंकि थायराइड
thyroid gland present on both sides of the trachea. ये डायरेक्ट इन्वेजन करता है। तो क्या कहते हैं? डायरेक्ट इन्वेजन, क्योंकि ट्रेकिया के दोनों अतराफ थायराइड ग्लैंड की लोब है जो एस्क्विमस के जरिए कनेक्टेड है, और ये थायराइड ग्लैंड से डायरेक्टली निकल के किस में जाती है? ट्रेकिया में चली जाती है। तो इट कैन स्प्रेड डायरेक्टली। ठीक है, ओके। ये जो है ये सारे के सारे ये मोस्टली लिम्फेटिक में जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो फोलिकुलर है वो हेमेटोजी में जाता है। हाँ जी, ओके। अगर एक पेशेंट है उसकी पहले से इन्वेजन हो चुकी है तो उसकी तो हम फिर ट्रेकिया रिमूव नहीं कर सकते ना, या ब्रोंकस वगैरह। तो इफ अ पेशेंट इज डायग्नोज्ड फॉर अ कैंसर हु हैज ऑलरेडी इन्वेड, पहले से वो स्प्रेड कर चुकी है, तो उसकी बेस्ट ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी है। एंटी कैंसर ड्रग स्टार्ट कराते हैं, जो कैंसर सेल है उसको श्रिंक कर देते हैं ताकि उसकी नंबर को क्या करे? कम करे, उसकी स्प्रेड को कम करे, और जब उसकी मेटास्टेसिस को कम किया जाए तो फिर उसकी जो लोकल ओरिजिन है उसको सर्जिकली रिमूव करेंगे। ठीक है, आखिर में लिखे नोट में कि अनदर इम्पोर्टेंट एक पॉइंट जो आप लोगों ने साथ में याद रखना है, नोट में लिखे कि अब बिनाइन कैंसर, अब देखें बिनाइन वो कैंसर है जो दूसरी जगहों पे स्प्रेड ऑफ नहीं कर सकती, एक जगह तक लोकलाइज कैंसर को क्या कहते हैं? बिनाइन कैंसर। ठीक है, अब बिनाइन कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ऑफ थायराइड ग्लैंड, a benign cancer of thyroid gland which is localized and do not spread, लिख सकते हैं कि नहीं? spread means metastasize, is known as stage, that is called follicular adenoma। इसका नाम क्या है? फोलिकुलर एडिनोमा, या इसको हम कहते हैं थायराइड एडिनोमा। फोलिकुलर सेल से आने वाला वो कैंसर जो थायराइड तक ही महदूद हो और वो दूसरी जगहों पे स्प्रेड ना करे, उसका नाम है फोलिकुलर एडिनोमा। और अगर यही फोलिकुलर एडिनोमा में कुछ ऐसी चेंजेस आ जाए कि वो मैलिग्नेंट बन जाए तो उसका नाम फोलिकुलर कार्सिनोमा होता है। तो एडिनोमा इज अ बिनाइन कैंसर ऑफ द ग्लैंड, कार्सिनोमा इज अ मैलिग्नेंट कैंसर ऑफ द ग्लैंड। वो दूसरी जगहों पे जा सकती है, लेकिन ये जो एडिनोमा है ये यूजुअली ग्लैंड तक महदूद होती है और ये दूसरी जगहों पे ज्यादातर स्प्रेड ऑफ नहीं कर सकती। एक और चीज जो आप लोग को आनी चाहिए कि हमने अभी डिस्कस किया है कि देयर आर अ कैंसर व्हिच कैन स्प्रेड इन द बॉडी नोन एज अ मैलिग्नेंट कैंसर। ठीक है, जो मैलिग्नेंट कैंसर होता है इसकी जब बायोप्सी हम करते हैं बायोप्सी, तो याद रखें एमसीक्यूज में इसकी दो टाइप की ओरिजिन होती है। इसमें अलग फिर एक घंटा लेक्चर है, लेकिन ये ऑन्कोलॉजी में आप लोग को फिर सिर्फ बेसिक सारी चाहिए कि जो मैलिग्नेंट कैंसर है इसकी ओरिजिन या तो एपिथेलियल सेल से होना चाहिए। कहाँ से? एपिथेलियल। मैं हिस्टोलॉजी के कुछ लेक्चर्स लूंगा, उसमें हमने ये साइटोलॉजी पढ़नी है कि टिश्यूज कौन कौन से, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल सेल या होती है कनेक्टिव टिश्यू या कनेक्टिव सेल्स होनी चाहिए। कनेक्टिव टिश्यूज या कनेक्टिव सेल इज आल्सो नोन एज मीसेंकाइमल सेल। तो क्या कहते हैं? मीसेंकाइमल सेल या मीसेंकाइमल टिश्यू। सिर्फ एक एमसीक्यू याद रखें, टुडे के इवन आफ्टर एमबीबीएस मैनी स्टूडेंट डोंट नो दिस बेसिक। अगर पेशेंट को कैंसर है और वो कौन सा है? मैलिग्नेंट है, तो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करेगी। अब उसकी ओरिजिन अगर बायोप्सी क्या बताए? एपिथेलियल सेल। उस मैलिग्नेंट कैंसर को हम कहते हैं कार्सिनोमा, दैट इज कॉल्ड कार्सिनोमा। तो दोस कैंसर ओरिजिन इज epithelial cells, they are called like squamous cell carcinoma, basal cell carcinoma, renal cell carcinoma, hepatocellular carcinoma, any carcinoma in the body, इसकी बेसिक ओरिजिन की जो सेल है वो क्या है? एपिथेलियल सेल है। अगर हम बायोप्सी करें और इसमें कोई भी मैलिग्नेंट कैंसर हो लेकिन इसकी ओरिजिन क्या हो? कनेक्टिव टिश्यू या मेसेंकाइमल टिश्यू, दैट इज कॉल्ड सार्कोमा। इसको क्या कहते हैं? सार्कोमा कहते हैं। So carcinoma and sarcoma both are the malignant cancer, but one is from epithelial origin, another from connective tissue. Clear है? जिस तरह bone is epithelial tissue के connective, bone connective tissue, तो osteosarcoma, bone से आने वाला कैंसर क्या होता है? osteosarcoma। osteo का मतलब क्या है? bone, और वो connective tissue है, तो connective tissue का कैंसर is sarcoma। chondrosarcoma,
कार्टिलेज से आने वाला कैंसर, लाइपोसार्कोमा, एंजियोसार्कोमा। जो ब्लड है ये कनेक्टिव टिश्यू है कि नहीं, और एंजियो का मतलब ब्लड वेसल है, तो एंजियोसार्कोमा। तो बस सिर्फ याद रखें कि सार्कोमा इज अ कनेक्टिव टिश्यू कैंसर, बट कार्सिनोमा इज अ एपिथेलियल सेल टिश्यू कैंसर। वरना दोनों क्या है, आंसर इज मैलिग्नेंट कैंसर है। फॉर एग्जांपल हम दोनों की बात करें तो दोनों एक जगह से दूसरी जगह क्या हो सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं। अब another thing we should add that is not add last time in the session, so I want to add something about that because very important regarding any big exam, especially in NLE step 1। वो क्या है कि what is thyroidectomy, मतलब ये है कि thyroidectomy ये है क्या चीज, और ये कब कराई जाती है, और इसकी करने से पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। ठीक है, तो एक तो thyroidectomy removal, this is surgical removal of which gland, thyroid gland। तो लेके a surgical removal of thyroid gland, that is known as a thyroidectomy। क्लियर है? The first thing to remember, thyroidectomy